आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। जिंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी की राह में कांटे बोए हैं तो कभी न कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। कुछ इन्हीं विचारों पर आधारित है हमारी कहानी। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। जिया की ये रोबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई राम के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहां दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जिठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थीं। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था, और जिठानी केवल नाम की ही जिया थी। दोनों भाइयों का राम के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में जिया के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुशील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निबटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थीं। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ जिया भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुत्कारना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देशी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देशी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देशी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही जिया भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देशी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था, और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुत्कारा क्यों करती हैं? कमल ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही जिया का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर राम की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी राम के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसीलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थीं। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर जिया और राम ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे।
भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। जिया खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन राम और जिया के बेटे का भी ब्याह हो गया। जिया बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये जिया को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। राम अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। जिया राम के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद राम खाना खा रहा था और जिया उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बना कर राम की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां मात्र नाम की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थीं। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए घुटकी मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार जिया ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और जिया पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, जो सारा दिन अपना हार पेले रहता है। दुकान पर उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं। राम खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर जिया बस भगवान से ये ही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थीं, जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही और आज मेरी बहू ही मुझको आंखें दिखा रही हैं। उस दिन के बाद जिया की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का जिया और राम ने समझौता कर लिया। जिया की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। जिया अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, आपको यह इमोशनल स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, जिससे आपकी प्रतिक्रियाएं हमें पता लगे। सबसे बड़ी बात यह एक अच्छी कहानी है तो सभी के साथ शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी कहानियां और भी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।